हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। अगर आप इग्नू एमबीए के स्टूडेंट हो और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि सिनॉप्सिस होता क्या है, कैसे बनाना होता है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, गाइड कैसे चूज़ करना है, सिनॉप्सिस में क्या-क्या इंक्लूड करना होता है, सबमिशन का प्रोसेस क्या है और अप्रूवल में कितना टाइम लगता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाए, ताकि बाद में आपको अलग-अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है। देखो, सिनॉप्सिस आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक शॉर्ट प्रपोज़ल या ब्लूप्रिंट होता है। मीन्स इसमें आप ये बताते हो कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हो, उस टॉपिक को चूज़ करने का रीज़न क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा और ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, सो सिनॉप्सिस मीन्स रिसर्च प्रपोजल। अब जब आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके सबमिट कर दोगे और उसके अप्रूवल के बाद ही आपको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट MMPP 001। अब देखो, इस प्रोसेस का मेन पर्पस यानी सिनॉप्सिस का मेन पर्पस ये होता है कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है वो MBA प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है या नहीं, और उस पर रिसर्च करना पॉसिबल है या नहीं, और आपकी रिसर्च एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, ये पता करना। मतलब अगर सिनॉप्सिस में ही कोई मेजर इशू होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो टॉपिक सूटेबल नहीं है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, या फिर मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और आपको कुछ करेक्शंस भी सजेस्ट किए जा सकते हैं। इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग और वेल प्रिपेयर्ड आपका सिनॉप्सिस होगा, उतनी ही स्मूथली आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। राइट, चलिए बातें हैं सबसे मेन पार्ट पे, हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट टॉपिक। मीन्स प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आपने एक सही टॉपिक चूज कर लिया तो आगे सिनॉप्सिस और फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, अब देखो, टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आपका टॉपिक आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से हैं, तो आप फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक ही चूज़ कर सकते हो। अगर मार्केटिंग से हो, तो मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक ही सेलेक्ट करिए। इसी तरह से HR और ऑपरेशंस के स्टूडेंट्स भी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही टॉपिक चूज़ करें। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको टॉपिक अपने स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है, मतलब स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक ही होना चाहिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक यूनिक और रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट एज इन ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिसके ऊपर रिसर्च करना मीनिंगफुल हो और जिसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो। ओके, तीसरी बात, डेटा अवेलेबिलिटी। अब देखो, ये पॉइंट स्टूडेंट्स काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, बट आपका मतलब टॉपिक फाइनल करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि उस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड डेटा आप इजीली कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो डेटा अवेलेबिलिटी चेक करना तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके अलावा टॉपिक ना तो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, ना ही बहुत नैरो। मतलब अगर टॉपिक बहुत ब्रॉड होगा तो उसे लिमिटेड पेजेस में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बहुत ही नैरो होगा तो उस पर सफिशिएंट कंटेंट और एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और एक और सजेशन जो मैं पर्सनली देना चाहूँगी, देखो अगर पॉसिबल हो तो किसी रियल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करिए। इससे आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस करना भी ईजी हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। ठीक है, जो अप्रूव होने के चांसेस भी ज़्यादा होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू चूज़ अ गाइड। देखिए, आपको सिनॉप्सिस बनाने में एक गाइड या सुपरवाइज़र की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो अब गाइड कैसे चूज़ करें? तो देखो, गाइड या फिर सुपरवाइज़र के लिए आपको जाना होगा अपने स्टडी सेंटर पर। जनरली स्टडी सेंटर्स आपको अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग गाइड अलॉट करते हैं, जो आपको सिनॉप्सिस बनाने में हेल्प भी कर सकते हैं, या अगर कोई मिस्टेक हो तो वो लोग आपको बता भी सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि गाइड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सिनॉप्सिस बिना गाइड के सिग्नेचर किए सबमिट नहीं कर सकते। सो गाइड के सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होंगे सिनॉप्सिस सबमिशन से पहले। ओके, अब देखते हैं गाइड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, इग्नू के अकॉर्डिंग गाइड कौन बन सकता है? गाइड वही पर्सन होना चाहिए जो इग्नू के प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। तो देखो, अगर आप अपने स्टडी सेंटर से गाइड चूज़ करते हो, तब तो मोस्टली आपको अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स ही मिलते हैं, और जनरली गाइड के पास रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट टीचिंग या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपको आपके स्टडी सेंटर वाले गाइड अलॉट नहीं करते हैं, उस केस में आप बाहर से भी गाइड चूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि गाइड के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो, सबसे पहली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तो ये है कि वो पर्सन MBA डिग्री होल्डर होना चाहिए।
मीन्स अगर आप बाहर से अपने चॉइस से गाइड चूज़ करते हो तो उस पर्सन के पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर अलाइड डिसिप्लिन्स मतलब सिमिलर डिसिप्लिन्स, ठीक है, और उसी स्पेशलाइजेशन की डिग्री होनी चाहिए जिस स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कर रहे हो। ओके। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है। सेकंड क्राइटेरिया है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मीन्स उस पर्सन के पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 5 years इन दैट रेलिवेंट फील्ड ओनली। मीन्स अगर आप फाइनेंस से एमबीए कर रहे हो तो आपके गाइड के पास भी एटलीस्ट 5 years का फाइनेंस का ही वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम अगर आप मार्केटिंग से है तो मार्केटिंग फील्ड का ही वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 5 years। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द गाइड। सो अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो जनरली गाइड से रिक्वायर्ड होते हैं। सो देखिए, अगर आप गाइड अपने स्टडी सेंटर से चूज़ करते हैं और वो इग्नू के अप्रूव्ड काउंसलर्स ही है तो उस केस में तो आपको उनका सिर्फ मतलब गाइड का सिर्फ सीवी अटैच करना होगा और गाइड के सीवी एंड परफॉर्मा फॉर अप्रूवल पेज पर गाइड की साइन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बट अगर आप गाइड बाहर से चूज़ करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको गाइड का कंप्लीट बायोडाटा लगाना होगा, मीन्स नॉट जस्ट हिज और हर सीवी बट उनके रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी एंड वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी, ठीक है, ड्यूली साइन बाय देम। ओके, चलिए हम मेन बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस। देखो, सबसे पहली बात तो सिनॉप्सिस आपको हैंड रिटन नहीं बनाना है, टाइप्ड फॉर्मेट में बनेगा सिनॉप्सिस। मीन्स आप वर्ड फाइल में बना लेना टाइप करके, देन आपको सिनॉप्सिस का प्रिंट आउट लेके सबमिट करना होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि सिनॉप्सिस में कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड करनी होती है और हर हेडिंग के अंडर क्या लिखना होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप सबसे टॉप पे सबसे ऊपर टाइटल ऑफ द स्टडी लिख देना। अब टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके रिसर्च टॉपिक को क्लियरली रिप्रेजेंट करे। ओके, सो कोशिश करना कि टाइटल शॉर्ट हो, स्पेसिफिक हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी या कंफ्यूजिंग टाइटल मत रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से है और किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर रिसर्च कर रहे हैं तो टाइटल से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिसर्च किस कंपनी और किस एस्पेक्ट पर बेस्ड है। ओके, अब देखो, आपको सिनॉप्सिस में सबसे पहले तो लिखना होगा इंट्रोडक्शन। सो इस सेक्शन में आपको अपने टॉपिक का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है। मीन्स यहाँ आप ब्रीफली ये बताओगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री पर रिसर्च कर रहे हो तो उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस मेनली ये होता है कि आपको सिर्फ अपनी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट समझाना होता है, ठीक है। डिटेल में चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी जाएगी, सिनॉप्सिस में नहीं। ओके, उसके बाद सेकेंड हेडिंग है रैशनल ऑफ द स्टडी। मीन्स इसमें आपको अपनी स्टडी की नीड या फिर सिग्निफिकेंस लिखनी होगी। मीन्स यहाँ आप ये एक्सप्लेन करोगे कि आपकी रिसर्च इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस स्टडी से किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये रिसर्च स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन से फिर मैनेजमेंट के लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स इस सेक्शन में आप अपनी रिसर्च की यूज़फुलनेस को एक्सप्लेन करोगे। ओके, उसके बाद थर्ड हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। अब देखो, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप अपनी रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए और जनरली 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स ही काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स मत लिखना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हो तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना या डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज एनालाइज करना या किसी पर्टिकुलर चीज़ के इम्पैक्ट को स्टडी करना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब इस तरह से होने चाहिए कि उन्हें प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव किया जा सके। कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज़ मत लिख लेना जो आपको मतलब फुलफिल करना मतलब मुश्किल हो जाए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक रखना और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स मेंशन मत करना। ओके, देखो, उसके बाद फोर्थ हेडिंग होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें आप ये बताते हैं कि आप रिसर्च किस मेथड से करेंगे। जैसे आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होगी या फिर एनालिटिकल, और आप कैसा डेटा यूज़ करोगे, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। अगर आप प्राइमरी डेटा यूज़ करोगे तो प्राइमरी डेटा किस तरह से आप कलेक्ट करोगे, अगर सेकेंडरी डेटा यूज़ करोगे तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, जैसे जर्नल्स या फिर बुक्स या एनुअल रिपोर्ट्स या फिर कंपनी की वेबसाइट्स, ठीक है, रिसर्च पेपर्स, इस तरह से। उसके बाद आप डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, मतलब कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करोगे। क्योंकि सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बेसिकली यही सब लिखना होगा कि आपकी रिसर्च कैसी होगी, आप कौन सा डेटा यूज़ करोगे, उस डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, उस डेटा को कैसे मतलब किस टूल्स एंड टेक्निक्स की हेल्प से आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। उसके बाद लास्ट हेडिंग होती है लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी।
सो इसमें आपको अपनी रिसर्च स्टडी की लिमिटेशंस लिखनी होगी, अगर कुछ लिमिटेशंस है तो। जनरली हर स्टडी में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती ही है, तो आप अपनी स्टडी में जो भी लिमिटेशंस है वो ज़रूर से यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आप एंड में एक बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंसेस सेक्शन भी ज़रूर बना देना। देखो इसमें क्या लिखा जाता है सेक्शन में, उन बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और ऑथेंटिक वेबसाइट्स को मेंशन किया जाता है जिनकी हेल्प से आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि सिर्फ रिलायबल सोर्सेज का ही यूज़ करना और रेफरेंसेस को प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन करना, ठीक है। सो ये तो हो गए प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस के सभी मेन कंपोनेंट्स कि आपको अपने सिनॉप्सिस में ये सारे सेक्शंस मेंशन करने होंगे, ठीक है, सारी हेडिंग्स मेंशन करनी होगी और इसके अंदर क्या-क्या लिखना है वो भी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, आइडियल लेंथ ऑफ द सिनॉप्सिस, मीन सिनॉप्सिस कितने पेजेस का होना चाहिए। देखिए सिनॉप्सिस का मेन फोकस पेजेस फिल करना नहीं होता, बल्कि सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब देखो जनरली सिनॉप्सिस इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस प्रॉपर्ली कवर हो जाए, ठीक है। सो सिर्फ पेजेस बढ़ाने के लिए अननेसेसरी कंटेंट ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करना। अगर आपने हर सेक्शन क्लियरली और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है तो सबसे अच्छा सिनॉप्सिस तो वही माना जाएगा। अगर आप फिर भी एक अप्रॉक्स आइडिया चाहते हैं कि कितने पेजेस का सिनॉप्सिस होना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट 10 टू 15 पेजेस आर इनफ फॉर अ सिनॉप्सिस, ठीक है। 10 से 15 पेजेस का ही सिनॉप्सिस होना चाहिए। अगर आप इतने पेजेस में सभी रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो तो इट्स मोर देन इनफ, ओके। अब कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो सिनॉप्सिस हैंड रिटन नहीं होता है, टाइप्ड फॉर्मेट में बनता है। तो आपको फॉन्ट साइज तो यूज़ करनी है 12, ठीक है, फॉर द कंटेंट। हेडिंग या सब हेडिंग के लिए आप 14 या 16 तक जा सकते हो, ठीक है। बाकी मेन कंटेंट के लिए 12 फॉन्ट साइज बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है, आइडियल है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आपको यूज़ करनी होगी टाइम्स न्यू रोमन, ओके। बस याद रखना कि सिनॉप्सिस बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और पेज नंबरिंग, मार्जिन्स और स्पेसिंग ये सब भी पूरे सिनॉप्सिस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड यस वन मोर थिंग, इंडेक्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, ओके। टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर बनाना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस सबमिशन प्रोसेस की, मीन सिनॉप्सिस आपको सबमिट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप सिनॉप्सिस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देना। सबसे सीक्वेंस में सबसे पहले तो लगेगा फ्रंट पेज ऑफ सिनॉप्सिस, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मर फॉर अप्रूवल पेज, उसके बाद गाइड का सीवी, उसके बाद आपका आईडी कार्ड, देन कंप्लीट सिनॉप्सिस, ठीक है। अब देखो सिनॉप्सिस सबमिट करने से पहले आपको अपने रीजनल सेंटर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर गाइडलाइंस एक बार ज़रूर चेक करनी होगी, क्योंकि देखो सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर में सबमिट होता है। आप पर्सनली जाके भी सबमिट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपके आरसी वाले ऑनलाइन कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए, तो वो आपको अपनी आरसी की वेबसाइट पर देखना होगा, ठीक है। बस ध्यान रहे सिनॉप्सिस सबमिट हमेशा रीजनल सेंटर पर ही होता है, स्टडी सेंटर पर नहीं, ओके। अब आपको बाय हैंड सबमिट करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है या फिर ऑनलाइन सबमिशन लिंक आपका आरसी कोई प्रोवाइड करता है, तो आपको अपनी आरसी की वेबसाइट पर जाके देखना होगा कि सभी आरसी का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी सबमिट आरसी में ही होता है। और सबमिशन से पहले इंश्योर कर लेना कि सिनॉप्सिस कंप्लीट हो पूरी तरह से, मतलब उसमें सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हो, गाइड के सिग्नेचर्स जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पर प्रॉपर्ली किए गए हो, ठीक है। और सबमिशन के बाद अपने रीजनल सेंटर से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ज़रूर से ले लेना और उसको संभाल के रखना, ठीक है, वो काम आएगी आपको। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग डज अप्रूवल टेक, मतलब सिनॉप्सिस अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है। तो देखो इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती। यूजुअली तो सिनॉप्सिस अप्रूवल में 2 टू 3 मंथ्स लग जाते हैं, ये अप्रॉक्स आइडिया है, ठीक है। अगर 2-3 मंथ्स के बाद भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस केस में आपको अपने आरसी से ही कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, तो देखो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी अनयूजुअल टॉपिक सेलेक्ट मत करना, ठीक है, बिना प्लानिंग के, कि जिस पे डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल या फीजिबल ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करते। सबसे पहला कमेंट तो यही आ जाएगा आपके सिनॉप्सिस में कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सिनॉप्सिस को कभी भी इनकम्प्लीट सबमिट मत करना, हर चीज़ प्रॉपर्ली अटैच करके ही सबमिट करना, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, गाइड के सिग्नेचर, सब कुछ अच्छे से ही सबमिट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लेगरिज्म का ध्यान रखना। आपका सिनॉप्सिस प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, मीन्स किसी भी काम को कॉपी पेस्ट मत करना, ये आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई होप इट्स क्लियर।
नाउ व्हाट टू डू आफ्टर द सिनॉप्सिस इज अप्रूव्ड। तो देखो आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद एक प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर दिया जाएगा, पीपी नंबर, ठीक है। और आपको मेल के थ्रू ये बताया जाएगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है या नहीं, ठीक है। देन आपको सिनॉप्सिस कलेक्ट करने जाना होगा। कुछ आरसी वाले सिनॉप्सिस बाय पोस्ट भी आपके एड्रेस पे भेज देते हैं, ठीक है। उसी के बाद आप अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने से पहले आप लोग भी एक बार लेटेस्ट इग्नू गाइडलाइंस ज़रूर चेक कर लेना, ताकि अगर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें, ठीक है। और आप सभी ये वीडियो देखने के बाद मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कुछ सैम्पल टॉपिक्स जो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे कि आपको किस स्पेशलाइज़ेशन के सैम्पल टॉपिक आइडियाज़ चाहिए, मैं सभी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल्सो द फ्रंट पेज ऑफ सिनॉप्सिस, प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल पेजेस सब मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, ओके। और मैं इसी तरह से आप सभी के लिए यूज़फुल कंटेंट वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, असाइनमेंट से रिलेटेड, सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोज़। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहते हैं, या आप सबको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आप सभी के रिस्पॉन्सेज से ही मोटिवेटेड रहती हूँ यूज़फुल कंटेंट लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सिनॉप्सिस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सिनॉप्सिस को लेकर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने इग्नू एमबीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं इसी तरह से आप सभी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम रिपोर्ट राइटिंग से लेकर फाइनल सबमिशन तक पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।